हार आपको तुमने लिया हो गिरिडीह के वासी जयराम दादा के जीता दिया हंसी हंसी। तो वही हम भी चाहते हैं, जब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स तो वेयर इज माई स्टेट, वेयर इज माई आइडेंटिटी, वेयर इज झारखंड, हु इज द पीपल ऑफ झारखंड। शादी कब करेंगे जयराम महतो? ये विचित्र सवाल है, इसका उत्तर भी अभी थोड़ा सा हमारे पास नहीं है। जो खान सार के सिल को रोक दे उसे सालार कहते हैं, और जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा शूट कर रहा है, मैच कर रहा है। हाँ मैच बिल्कुल किया, एकदम धड़कने बढ़ा के रख दी हैं, अभी भी बढ़ा के रखें। आप भारी भितरी करेंगे? एक बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल में कोई इश्तहार आता है कि परीक्षा बांग्ला भाषा में होगा, जब उड़ीसा में स्पष्ट लिखा रहता है कि उड़िया भाषा में इंटरव्यू लेंगे, उड़िया भाषा में पेपर लिखना होगा, तो यदि हमारे राज्य में अगर हमारी ये डिमांड्स है तो क्या हटके तो नहीं है कुछ। तो आपने अपने आप को टाइगर बोला, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए, अगर बचपन में जब कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई मोटकू, कोई पतरकू, कोई लम्बकू, कोई 10वीं क्लास से ये नाम है। और जब क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल में पेनल्टी को सेव करते थे, तो बहुत उड़ के मतलब पेनल्टी को सेव करते थे और कैच को बहुत हवा में लहराते हुए शर्ट फट जाता था। कभी यहाँ भी एक दो चोटें अभी है। तो ये खेलते खेलते हाँ, खेल के मैदान से ही हमारी चपलता के कारण और हमारे उछल कूद के कारण ये नाम टाइगर पड़ा है। तो आप क्या प्लान है आपका विधानसभा के लिए? देखिए विधानसभा के लिए प्लान है कि हम लोग सरकार कितने सीटों से लड़ेंगे आप? 50 से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले मुख्यमंत्री हैं जयराम महतो? देखिए जनता तय करेगी। आपका इच्छा क्या है? जनता ठीक है, जनता चाहती है, मैंने कई लोगों से सुना कि हाँ, तो जनता चाहेगी तो आएंगे। कि फेवरेट एक्टर कौन है? राजकुमार। और एक्ट्रेस कौन पसंद है? जेनेलिया डिसूजा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पेशली धनबाद, गिरिडीह, झारखंड से होकर आज दिल्ली आए हैं। और अगर मैंने ये टर्म यूज़ किया है जोहार, तो इससे आप समझ सकते हैं आज के जो यूथ आइकन है पूरे झारखंड के, जिसको हर एक युवा फॉलो कर रहे हैं और युवा चाहते हैं कि उन जैसा बन सके ताकि वो भी समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे हमारे एक सोशल वर्कर, एक उभरते हुए सितारे जयराम महतो जी हमारे बीच में हैं। सर जोहार, नमस्कार और धन्यवाद। जी जोहार, नमस्कार आपका भी। कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमें आमंत्रित किया गया आपके माध्यम से, इसके लिए आपका अभिनंदन है, आभार है। सर आभार आपका है कि आपने समय दिया। जी बिल्कुल, हम लोग कभी भी संकोच नहीं करते हैं। जब कोई हमसे जानना चाहता है, हमारे उद्देश्यों को जानना चाहता है, हमसे लोगों को मुखातिब करवाना चाहते हैं, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग आगे आते हैं कि बिल्कुल जो हमारे अंदर चल रहा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये मुझे लगी आज की बात की, मैं धनबाद से, जी आप भी गिरिडीह झारखंड से। मैं धनबाद से ही हैं, जिला अभी मेरा प्रॉपर धनबाद है। जिला धनबाद है। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो गिरिडीह वो गिरिडीह है। और हम आज एक दूसरे शहर में यहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आज नोएडा जैसे शहर में हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ये दुर्भाग्य भी है कि धनबाद जैसे शहर में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और वहाँ हम नहीं कर पा रहे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश के लाखों नौजवानों को विचलित करता है कि जो सुविधाएं हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को त्यागने के बाद वहां जाके मिलती है, जिन चीज़ों से हम दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद में परिचित होते हैं, वो चीज़ें, वो व्यवस्थाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं है। बिल्कुल ये लाखों युवाओं का सवाल है कि आज 40% खनिज संपदा हम देते हैं। इस देश में हमारी एक पहचान है। कोयला का जब बात आता है तो हमारे धनबाद का जिक्र होता है। और अगर सुविधाओं में हम पिछड़ जाते हैं, हम व्यवस्थाओं में पिछड़ जाते हैं, बुनियादी ढांचों में हम पिछड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मलाल सबको है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो राजनेता जो उभर कर आए, जिन्होंने इस राज्य की सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया, जनता ने जिस उम्मीद से उनको दिया, वो कहीं ना कहीं विजनलेस रहे, जिस कारण आज हमारा राज्य आज कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े है। वहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं ये मलाल लगा रहता है। तो क्या जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ये सारी मुद्दों को आप रख रहे थे जनता के सामने? जी बिल्कुल, हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। जो बाकी दो प्रत्याशी हैं, एक कह रहे थे राम जी को लाइए, एक कह रहे थे संविधान को बचाइए, और उस बीच जयराम महतो रोटी की बात करता था, उस बीच जयराम महतो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, उस बीच जयराम महतो विस्थापन की एक बेहतर नीति की बात करता था, पलायन पर बात करता था, नौजवानों को रोजगार का रास्ता कैसे तैयार, उस पर मैं बात करता था। और बिल्कुल उसका आशीर्वाद मिला है कि शायद मैं भारत के इतिहास से परिचय नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक साल के कम समय में 27% वोट लेके आया। ये शायद भारत में भी ये इक्के दुक्के कहानी ऐसे होंगे। बिल्कुल आप बधाई पात्र हैं। बट जैसे आपने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये सब सारी चीज़ें रखी थी कि रोटी और रोज़गार और युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था और हमारे महिलाओं के लिए सोचा था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि
सबने एक आप पे थोपा है एक चीज़ कि आप सिर्फ 1932 के लिए लड़ रहे थे और आपको कोई फंड कर रहा था इस चीज़ के लिए, नहीं नहीं, कोई देखिए मैं, पॉलिटिकल अगर पार्टी? आप समय लेंगे तो मेरा मोबाइल मेरे सामने है, मेरा फ़ोन पे मेरे सामने है, आप देख लीजिए। और फंड मेरा आज भी हो रहा है, 1 रुपये का, 11 रुपये का, 21 रुपये का। अगर आप कहेंगे तो हम अभी ऑनलाइन आपको ये दिखा जनता सकते करती है हैं। आपको? देखिए, जनता जो मेरे साथ जुड़ी है, ये माने जो हमारे आलोचक हैं, ये उनका सवाल है। जी। जो मेरे विपक्षी हैं, उनका सवाल है। फंड मेरा कहाँ से आता है, ये हम लगभग 1000 बार मतलब मीडिया के सामने ला माध्यम चुके से हैं हमने आप। कह दिया है। जी। देखिए, मेरा जो फंड आता है वो चंदा स्वरूप आता है। और अब मतलब जब से हम लोग चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, जब से हमने अपना पहला अधिवेशन 18 जून 2023 को किया है, शायद कल या परसों 18 जून होने वाला है, जी। तो हमें लगता है आज 1 साल से कोई ऐसा दिन नहीं कि जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। हाँ, अच्छा। 1 रुपये आए, 11 रुपये आए, मतलब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हम लोग नौकरी करेंगे, 1 ही पैसा रुपया देते सही रहेंगे। आपके अकाउंट में देंगे। और पर डे आता है, 1 रुपया आए, 2 रुपया आए, 10 रुपया आए, पर डे आए। ये जो चुनाव का खर्च आया, जी। जो पूरा लोकसभा हम लोग लड़े, जी। ये भी मैंने पूरी तरह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही लड़े हैं। जी। बाकायदा जब सारा चीज़ हो जाएगा, जब हम एक दिन फ्री होंगे, तो अपना सारा जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो मेरा इनकम हुआ, जी। जो मैंने खर्च किया, जी। वो सोशल सामने मीडिया के लाएंगे आप। प्लेटफॉर्म के सामने हम रख तो क्या देंगे। जयराम तो टैक्स देते हैं भारत सरकार को? देखिए, टैक्स के लायक तो पैसा आया नहीं है, और ना ही कभी हमने। नहीं, आपकी जो भीड़ है, आपका जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो प्यार करने वाले, चाहने वाले हैं, और आप इतनी सुबह शाम करते हैं, तो हमेशा राजनीति में ये देखा गया है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके ये सारी भीड़ ला सकते हैं। नहीं, एक तो भी क्या भीड़ आपके पैसे से आते थे या बिल्कुल बिना पैसों की भीड़ है। इसके लिए आप कभी भी चले जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए जी। क्यों आए हैं, जी। क्या बोल के आए हैं, लोग जो आपको यहाँ बुलाए हैं क्या बोल के लाए हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है बाकी राजनेता कि जयराम वहाँ है तो चल, जयराम जी। महतो आएंगे, क्योंकि लोगों में एक जी। मेरे प्रति एक क्रेज है, जी। मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बाकी मेरे ओपोनेंट दल के लोग जाके ये भ्रम के मन भ्रामक बातें फैलाते हैं कि नहीं, उस कार्यक्रम में जयराम महतो आने वाला है, और आके लोग भीड़ में खोजते कहाँ है। अब गांव के लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है कौन पार्टी का कार्यक्रम है, कौन नेता है, बस उनको ये कहा जाता है। तो आज तक 2 सालों में जो हम लोग का अनुभव रहा, वो स्पष्ट रहा कि जनता का जुड़ाव हमारी इमोशन से है। जनता हम लोग के जो आइडियाज़ हैं उनको जी। पसंद करती है, जी। और उसी लिए वो अपने पैसे को खर्च करके वहाँ तक आए। नहीं तो ये आसान नहीं था। अगर कोई भी, ठीक है, अगर पैसों की बात आए तो तमाम जो नेता हैं, आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं तो ऐसे मतलब दर्जनों युवा ऐसे मिले कि हम लोग को भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन कैसे, ये आपने ऐसे कैसे किया। जी। 3.5 लाख वोट, सबके दिमाग में ये प्रश्न है कि कैसे। हम, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी ने कहा हम कांग्रेस से हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी हमें टिकट ना दे तो क्या आपकी तरह हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और इतना वोट ला सकते हैं। तो हमने कहा देखिए, ये आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये आपका जनता के साथ कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर पैसे से ही चुनाव होता तो बहुत सारे लोग करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, विधानसभा में लाखों करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक नेता होता है, एक जन नेता होता है। नेता का मतलब जैसे हमारे सांसद विधायक चुन के आए, मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि कोडरमा का भी एमपी हम है और गिरिडीह का भी एमपी हम है, आप मुझे देख के वोट कीजिए। तो वो लोग नेता हैं। अगर उनके स्थान पर कोई भी रहता तो उतना ही वोट आता, उनके स्थान पर कल का कोई नया लड़का भी आता तो उतना ही वोट आता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन हम लोग ने क्या किया, एक जन नेता बनने का कार्य किया। ये जनता ने मुझे बनाया कि हम लोग अपने दम पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और फर्स्ट टाइम हम लोग 3.5 लाख वोट मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर आए, और बाकी जो मेरे साथी हैं, हम लोग 8 लोकसभा लड़े, कुल मिलाकर 8.5 लाख 8.25 लाख के बीच हम लोग वोट लेके आए, जो एवरेज एक लोकसभा में 1 लाख वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, ये भी एक ऐतिहासिक। इसी पे अगर मैं पूछूं, आपने बोला कि आपने 8 लोकसभा से चुनाव लड़ा और आपके कैंडिडेट ने लड़ा, तो आप पे ये भी थोपा गया है कि आप एम फैक्टर पे बहुत काम करते हैं। धनबाद से आपने एक मुस्लिम को टिकट दिया, रांची से आपने एक महतो को टिकट दिया, तो क्या सिर्फ जयराम महतो एम फैक्टर के ही सर्कल पे काम कर रहे हैं, उनके सराउंडेड है, या उनकी सोच उससे भी आगे है? नहीं, देखिए, हमारी सोच उससे भी आगे है। क्योंकि देखिए, जब इस आंदोलन का आगाज हुआ तो बहुत सारे प्रलोभन मेरे पास आए हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुम स्कॉर्पियो के ऊपर स्पीच देते हो तो स्कॉर्पियो ही हमसे ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। अपनी सभाओं में हमारे खिलाफ मत बोलना, हमारी कंपनियों के खिलाफ मत बोलना। तो जब पैसा का प्रलोभन हम पे नहीं चला, बहुत सारे साम दाम दंड भेद की नीतियाँ लगाई गई, तो फाइनली उन्होंने कास्ट को एराइज किया। अच्छा, कि भाई चलिए इसको एक जाति में बांध के रख देते हैं। लेकिन 3.5 लाख वोट और कुल 8 लाख वोट एक जाति के नहीं है। ठीक है, बेस जो है वो मेरा जो समुदाय में जिससे आता हूँ, नो डाउट, चूंकि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े तो बेस मेरा समुदाय रहेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक समुदाय, हर एक तबके ने हमें मत दिया। और जहाँ तक अपने एम फैक्टर की बात कही, मैं उसको भी कहना, ठीक है, एम फैक्टर झारखंड में मायने करता है, लेकिन उसके अलावा हमने हजारीबाग से वो कोयरी कुशवाहा समुदाय से थे, हमने जो चतरा का प्रत्याशी चयन किया वो बेस्य वर्ग से आते हैं, हमने जो दुमका का प्रत्याशी को चयन किया वो संथाल समुदाय से आते हैं,
हमने जो सिंहभूम से प्रत्याशी का चयन किया वो हो समुदाय से आते हैं। तो सभी समुदाय का मिश्रण रहा। हमने यादव समुदाय से कोडरमा में थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमने हर एक वर्ग, हर एक तब, चूंकि पहला चुनाव है, हम लोग अभी बहुत चीजें और भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ओवरऑल हमने सभी को साथ लेकर और साथ जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि ये आवाज शोषितों की है, ये आवाज विस्थापितों की है, ये आवाज झारखंड के हर एक युवाओं की, आने वाले युवाओं की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि लोकसभा चुनाव में आपने हर एक वर्ग को, हर एक वर्ग को हमने साधने का प्रयास किया। क्या आपके लिस्ट में जब आप टिकट बांटते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी 1932 रहती है कि अगर वो 1932 का पहले का है तभी मैं टिकट दूंगा, बाद वाले को नहीं दूंगा? देखिए, बिल्कुल प्राथमिकता हमारी जो इस झारखंड का मूलवासी है, देखिए कहीं 32 का सर्वे है, कहीं 64 का है, तो जो हमारे मूलवासी हैं, कहने का तात्पर्य जिनका इस राज्य के अलावा कहीं कोई संबंध नहीं है। तो क्या वो अभी तक हमारे सरकार में, झारखंड प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो चुका है? नहीं, इम्प्लीमेंट 2 बार सरकार ने प्रयास किया, लेकिन राजभवन से वो वापस हो चुका है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न देखिए, सबसे पहला बात है कि इसी देश में जब लोग संविधान की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं, तो मुझे नो डाउट कानूनों का सम्मान हर कोई करता है, लेकिन एक ही देश, 2 पड़ोसी राज्य, एक बिहार एक झारखंड, जब बिहार में एक पॉलिसी आती है विधेयक को लेकर, आरक्षण विधेयक को लेकर 75% वहाँ राज्यपाल स्वीकार कर लेते हैं। यहीं तमिलनाडु में 69% को सरकार राज्यपाल स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन झारखंड में बस उसी अनुपात में आता है 77%, लेकिन यहाँ के राजभवन से वो अस्वीकार हो जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हर किसी को समझना होगा कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यहाँ जो बाकी राज्य के लोग रहे उन्होंने इस सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया है, और यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनती है तो उसके पीछे वो सिस्टम जिम्मेवार है जो नहीं चाहती कि इस राज्य के आम व्यक्ति का उत्थान हो। तो हम लोग आशा किस पे करें? तो ओवरऑल एक रिजल्ट सामने यही आया कि जिस बात का हमें अंग्रेजों के कालखंड में भय था कि हम लोग सरल स्वभाव के लोग हैं, झारखंड वासी जंगलों में, पर्वत पहाड़ों में अपना खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग, कहीं भविष्य में कोई हमें हमारी ही जमीन से बेदखल ना करे, और आज वो हुआ। कहीं उद्यमियों के माध्यम से हुआ, कहीं कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से हुआ, और कहीं आज भूमाफियाओं के माध्यम से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसी देश में बिहार में जब कानून बन के आता है स्वीकार हो जाता है, झारखंड में जब कानून बन के आता है तो अस्वीकार हो जाता है। इसका मतलब अगर कहीं कोई कमी है तो इस झारखंड में जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनमें कमी है। आपको ऐसा कितना भरोसा अपने आप है कि आप अकेले सिस्टम चेंज कर देंगे? देखिए, नो डाउट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ये बात सत्य है कि अभी जो भी झारखंड में जो पॉलिटिक्स रही मेरे दल में, वो मेरे इर्द गिर्द रही, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम लोग, चूंकि मैंने बार बार कहा, हम लोग लर्नर हैं, हमारे पास एक व्यवस्थित ढांचा नहीं है, हमारे पास एक बढ़िया तौर तरीका पॉलिटिक्स का हम लोग पहचाने नहीं है, जाने नहीं है, तो लिहाजा कमियां रही, खामियां भी रही, तभी तो हम लोग जीतते जीतते चुनाव को हारे। तो कहीं ना कहीं वे चीजें जब भविष्य में हम लोग विधानसभा में जाएंगे तो इनमें कहीं ना कहीं जो खाई है उसको हम लोग पाटने का काम करेंगे, और बाकी जो नए युवा हैं जो राजनीति में जिनको हम लोग ला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनकी भी एक अच्छी पहचान होगी और उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ होगी, और वे लोग मेरी अनुपस्थिति में भी अपने राज्य का, उस क्षेत्र का, उस जिले का नेतृत्व करने के लिए अपनी सामर्थ्य को जुटा पाएंगे। तो विधानसभा आने वाला है आपके हमारे झारखंड प्रदेश में, उसके पहले आप दिल्ली घूम रहे हैं, तो इसका क्या हम एक रिएक्शन या फिर इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक निमंत्रण था इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से, वहाँ विभिन्न दलों के लोग युवा आए थे, विशेषकर युवा थे, कुछ महिला थी, और आपकी एक फोटो वायरल हो रही है कांग्रेस के एक नेत्री के साथ। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो कोई भी आएंगे, उसमें वायरल जैसा होना कोई विषय नहीं है। उसमें कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव था उसे? नहीं, एक्चुअली जिस पेज को वायरल किया गया उसमें कांग्रेस के लोगों का नाम था। अच्छा। उसके अंदर बीजेपी के लोग भी हैं, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं। तो हम ये मान के चले कि आपकी पार्टी आपकी ही रहेगी, आप किसी के साथ मिलकर काम बिल्कुल नहीं, विलय नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की राजनीति हार जीत से और सत्ता से बियॉन्ड की राजनीति है। हमारी राजनीति व्यवस्था को बदलने की है, और हम ये नहीं कह रहे कि हम व्यवस्था को बदल ही देंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम प्रयास करने आए हैं। अगर हमसे चूक होती है तो हमारी आने वाली पीढ़ी जहां हम छोड़ेंगे वहां से लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अगर हम फिर उनके भरोसे पे कायम नहीं हो पाते हैं तो आने वाले 10 सालों बाद, 20 सालों बाद कोई नया लीडर झारखंड में नहीं तैयार होगा, उस पर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। वे हमारा उदाहरण देंगे कि एक लड़का आया था, इसी तरह की बातें करता था, हम लोगों ने उन पर विश्वास जताया, तो इसलिए आज हमारा हार जीत से ऊपर है उनके विश्वास पर खरा उतरना। अगर हम उनके विश्वास पर खरा उतरते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो परिणाम सुखद होंगे। ये धीरज रखने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि आसान नहीं है। आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं आसान नहीं है, वो हर प्रकार से सक्षम लोग हैं। अगर सक्षम नहीं होते तो घर बैठे चुनाव नहीं जीतते। आज आप
चुनाव कैंपेन को खंगालिए, हम्म। जिस प्रकार हम लोग का रोड शो होता था, जिस प्रकार हमारी जनसभाएं होती थी, जी। हमारी नुक्कड़ सभाएं होती थी, जी। दोनों प्रत्याशी मिलकर उसका आधा का आधा नहीं किए थे। जी। मैंने लगभग हर एक पंचायत को टच किया था। आसान जी। नहीं, 500 पंचायत है मेरे लोकसभा में, जी। गांव 1500 हैं, लगभग मैंने हर एक पंचायत को टच किया था। जी। और उन्होंने, मुझे लगता है उसका मैंने 15 से 20% एक प्रत्याशी ने, और दोनों मिलकर आधा टच नहीं किए होंगे। लेकिन फिर भी चुनाव में वो हमसे बेहतर रहे, वो घर बैठे रहे, उनके पास एक अलग प्लानिंग थी। तो उनके पास पूरा बैक एंड सपोर्ट था पूरा, चूंकि 15 साल 25 साल 30 साल 40 साल पुरानी पार्टी है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहा, वो पूरा देश जान रहा है कि यहाँ अभी फिलहाल हर एक लोकसभा में, खासकर उत्तर भारत की अगर बात करें तो एनडीए का 3 लाख से 3.5 लाख वोट है। उसमें जीते या हारे मैटर नहीं है। और ठीक 3 से 3.5 लाख एनडीए का अपोनेंट वोटर है कि हम एनडीए को नहीं देंगे, और एक है कि हम एनडीए को ही देंगे, प्रत्याशी कोई रहे, माने अच्छा रहे, बुरा रहे, क्रिमिनल रहे, उसमें चार्जेस रहे, वो बेकार रहे, वो शराबी रहे, कुछ भी रहे। चार्जेस तो आप पे भी हैं। मेरे चार्जेस जनता के लिए है, मेरे चार्जेस आपराधिक नहीं है। सारे यही कहते हैं, सारे नेता यही नहीं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनके चार्जेस को जानिए आप। मेरे चार्जेस कब हुए? जब मैं स्टूडेंट की मांग को लेकर विधानसभा के सामने बैठा। मेरे चार्जेस कब हुए? कि जब मैं एक मजदूर की डेड बॉडी को मुआवजा की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर बैठा। तो ये चार्जेस तो मेरे आपराधिक चार्जेस नहीं, जनता के लिए है, जनता के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है कि भाई एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसी को करेंगे, वो अच्छा है बुरा है उसके पास भेजा नहीं भेजा से कोई मतलब नहीं। और एक वोट क्या है कि जो एनडीए के खिलाफ होगा हम उसी को वोट करेंगे, वो अच्छा है बुरा है, वो काम करे ना करे मतलब नहीं है। तो उन 3.5 लाख वोटों के बीच मैं अपनी पहचान बना रहा था, और मैंने भी उसी 3.5 लाख के रेशियो में ही पहचान बनाई एकदम सेम। जो मेरा आंकड़ा था कि भाई 3 लाख से 3.5 लाख एनडीए का वोट फिक्स है, और ठीक उसके अपोनेंट 3 लाख से 3.5 लाख वोट फिक्स है। तो जयराम जी, क्या मैं ये सोचूं कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि आपको पहले से क्लियर था कि लोकसभा में तो तय है क्या होना है? नहीं, मुझे पूर्ण आशा था कि हम लोग 2-3 सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि मान के चलो 12,53,000 पोलिंग हुआ है, 3.5 लाख एनडीए यूपीए का वोट है, होता है 7 लाख, बच जा रहे हैं लगभग 5.5 लाख। तो हम लोग उम्मीद किए तो 5.5 लाख में नोटा और बाकी प्रत्याशियों को हटा के काट कर छांट कर हम लोग 4 लाख 4.25 लाख वोट ले आएंगे। अच्छा। और बिल्कुल वही गणित हुआ, जो जीता वो 4.5 लाख ही वोट लाया था। और हमने ये भी कहा था कि 370 से 380 के बीच उसका रहेगा जो सेकंड में रहेगा, और जो थर्ड में रहेगा उसका 350 रहेगा। वही हुआ, सेम हुआ, बस प्रत्याशी चेंज हुए। तो जो हम लोगों ने आकलन किया था इतनी कम आयु में अपने दोस्तों के बीच, हमने यही आकलन किया था कि यही गणित होने वाला है लोकसभा चुनाव का। और हमारा जो ताकत रहा वो जो प्रवासी मजदूर रहे, जितने भी मजदूर थे उनको हमने विशेष अपील किया, उन्होंने अपने घर में टेलीफोनिक किया। और जो न्यू वोटर थे वो मुझे लगता है प्रवासी मजदूर आपके वोटर हैं? हाँ, चूंकि मान के चलो बाहर में है, उनका फैमिली तो घर में है। और मैंने हमेशा प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हमेशा उठाया है, प्रवास की समस्याओं को उठाया है। किस बेसिस पे क्या सेटअप करेंगे आप वहाँ पे? देखिए उसके लिए सबसे पहले जब मैं कल आया, देखिए मैं एक 29 साल आप अकेले एक सीट से क्या कर लेते? बिल्कुल, एक सीट से एक अकेला भगत सिंह भारत देश में क्रांति की आवाज बनता है, एक गांधी लाठी लेके अंग्रेजों के पीछे चल पड़ता है और खदेड़ के रख देता है। तो शुरुआत अकेले से ही होती है। अगर मैं एक सीट से आ जाता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ और जिस तथ्य और तर्क के साथ मैं लोकसभा में अपनी बातों को प्रस्तुत करता, शायद ही ये जो 14 लोकसभा सांसद जीत के गए हैं अगर ये प्रस्तुत करने का साहस भी दिखा पाएंगे। आसान नहीं है। तो क्या आपको धमकियां आती थी? बिल्कुल, ऑब्वियसली कई मरतबा मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पुलिस में जो हमारे लोग हैं झारखंडी सेंटीमेंट के, कई मरतबा हमें फोन किया कि कोशिश की जाए घर मत सोइए। अच्छा, पहले वो आपको इन्फॉर्म? हाँ, इन्फॉर्म किया आज आपके बारे में मार्केट में ये चर्चाएं हुई। तो आपने कोई प्रोटेक्शन? ये हमें नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हम ये हम लोग सुरक्षा कर्मियों के साथ नहीं चलने वाले हैं। क्या आपको सरकार ने ऑफर किया? नहीं, सरकार ने कभी ऑफर नहीं किया है, हमने कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई है। लेकिन ये चीजें सच्चाई है कि जिस मुखरता के साथ झारखंड के मुद्दों पर मैंने कहा है, मैंने तो चाहे कोई कंपनियां रहे, बकायदा मैंने कई अवसरों पर टाटा के प्रबंधन पर भी सवाल खड़ा किया है। नो डाउट टाटा आज दुनिया में नाम है भैया, उसके नाम का शोहरत है, इज्जत है हमको, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है खासकर झारखंड में, ठीक उनका जो व्यवहार है वो नकारात्मक है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आप विधानसभा में अगर आप जीतते हैं तो आप क्या विधानसभा में अगर आप और भी अच्छे सीट्स लाते हैं तो आपका क्या रहेगा लोगों के लिए कि आप उनके एक सहारा बन सकें, ताकि मजदूर बाहर ना काम करके आपके ही क्षेत्र में काम करें? बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि आप हैं चाहे हम हैं, अगर हम लोग साधु संत सन्यासी नहीं तो हमारा मकसद है गृहस्थ जीवन का। और गृहस्थ जीवन में प्राथमिकता होती है इकोनॉमी की, संपत्ति की। तो हमें उस पर काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रोजगार पे बात करना होगा। और अगर रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो कल जैसे ही हम दिल्ली आए हैं जी, हमने कृषि विश्वविद्यालय के जो स्कॉलर हैं उनसे हम मिले। पहली बार दिल्ली आया?
नहीं, दिल्ली हम तीसरी बार आए। तो ये चंदा से फ्लाइट से आए आप? जी, सारा नहीं, ट्रेन से आए, इस बार ट्रेन ट्रेन से आए, से कभी फ्लाइट से भी आते हैं, इसमें तो कोई। ये पूरा आपको जनता स्पॉन्सर कर रही हाँ, है? जनता स्पॉन्सर करती है या फिर कोई सहयोगी। जैसे हम अभी आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, बगल में हमारे जो साथी बैठे हैं इंजीनियर का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है, मानते हैं झारखंड आपको लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है। आशीर्वाद है उन एग्रीकल्चर के रिसर्च स्कॉलर के बीच बैठकर हम लोग इसी विषय पे चर्चा किए हैं कि आपके क्षेत्र में क्या। हाँ, कि हम पलायन को कैसे रोकें और रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। हम्म। तो वहाँ प्रमुख एक ही बात सबसे पहले निकलकर सामने आई कि झारखंड रहे चाहे भारत रहे, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम्म। लेकिन झारखंड एक फसलीय क्षेत्र है। हम्म। यानी एक फसल 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है, 4 हम्म। महीने तक ही खेत में रौनक रहती है उस फसल को लेकर। ठीक है। बाकी 8 महीने तो हमारा खेत खाली हो जाता है। हम्म। तो यदि इरिगेशन की व्यवस्था हो, यदि या फिर कम पानी में ऐसे उपज लगाया जाए, जैसे मुनगा पे चर्चा हुआ, पपीता पे चर्चा हुआ और बहुत सारी फसलों पे चर्चा तो हुआ। ऐसे फसलें फलेंगे हमारे यहाँ? संभावनाएं भरपूर संभावना, उसी फसलों के लिए हमारा क्षेत्र है। हम्म। तो क्या होगा उससे कि अगर हम दोहरी फसल पे पहुंचते हैं तो पलायन आधा हो जाएगा। और आखिर उनको और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे प्रेरित करना, क्योंकि आज के डेट में लोग क्या है कि खेती को निमंत्रण मानने लगे हैं। एक माने है, मतलब एक भावना जो है ये कहीं ना कहीं एक किसान के बेटे के बीच जो भी कारण रहे हैं बीते 20 सालों में, ये गिरावट आई है। तो उसको इस बात के लिए मोटिवेट करना होगा कि आप आखिर प्रदेश जाते हैं, केरल में जाके मछली फैक्ट्री मछली वाला काम करते हैं, आप कहीं टावर में चढ़ के अपने जीवन को रिस्क लेकर टावर का काम करते हैं, कहीं आप कंपनी में किसी होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, भोजन परोसने का काम करते हैं। तो खेती के लिए आपको उनको प्रेरित करना होगा कि अगर आप पूरा परिवार अगर मिलके किसी एक फसल को या किसी एक फसल पे ही लगता है और अगर उसका अगर रिजल्ट महीने में 30,000, 35,000, 40,000 तक आता है, तो वो कहीं ना कहीं प्लान से हटेगा और बाहर जाने के स्कोप से भी उसका ध्यान घर में बैठकर काम करने पर रहेगा। लेकिन उसके लिए कि आपको खेती के लिए प्रेरित करना, तो इसीलिए बाकायदा मैंने दिल्ली की टीम से इसीलिए कहा कि हम लोग गांव के बच्चे हैं, अगर गांव में जाकर गांव की बात करेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप दिल्ली में जाकर अपना परिचय देंगे कि हम दिल्ली से रिसर्च टीम आए हैं और आप, मैं जो बात कहता हूँ वही अगर आप कहेंगे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें आज जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, आज जिस प्रकार से बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, उनके विकल्प तराशने की आवश्यकता है और विकल्प तराशे जाएंगे। जहां समस्या होती है समाधान वहीं होता है। कोई प्रयास तो करे, ये राजनेता जो बैठे हैं ये प्रयास तो करें। ये प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संसद का चुनाव इसलिए जीतें कि टैक्स माफ हो जाए, संसद का चुनाव इसलिए जीतें कि मेरा जो एक व्यापार का जो ढांचा हम बना के रखे हैं उसको बरकरार रखें, उसको बचा के रखें और लोगों के सामने एक वाइट कलर अपने आप को प्रेजेंट करें। बहुत कम इक्के दुक्के ही ऐसे राजनेता हैं जो दिल से उस संसद में लोगों की आस्था का मान और मर्यादा रखने के लिए जाते हैं। जयराम जी, ये तो बात हो गई आपके मजदूरों की। आपने बहुत अच्छा सोचा कि वहाँ पे मजदूर जो हैं, अगर हमारे जो 8 महीने का जो गैप रहता है, अगर वहाँ पे उनको 8 महीने की अगर भरपाई हम 4 महीने में भी कर देते हैं ना, तो 50% बोल रहे हैं सीधा डाउन हो जाएगा, एकदम 50% डाउन हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन जयराम जी, उनके लिए आपने क्या सोचा है? जो युवा हैं, हर युवा को आप खेत में नहीं ले जा सकते। नहीं, युवा खेत में नहीं जाएगा। उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण केंद्र लगाने होंगे। तो फिर केंद्र की योजनाओं पे आ गए? नहीं, मैंने केंद्र का मतलब सेंटर। तो सेंटर क्या आपकी पार्टी अपने ही लेवल पे करेगी या किसी सरकार से सपोर्ट करेगी? राज्य लेवल पर करेगी और हम लोग ऐसे लोगों को अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे जो हमारे राज्य में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट का तरीका आप जान रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे का कितना जो चैनल है उसको आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको वहां फिर दबाया जाएगा? देखिए, दबाया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब उन लोगों को भी ईमानदार बन के सामने आना चाहिए। इस देश की हालात, आज लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम देश से प्रेम करते हैं। तिरंगा से प्रेम करना देश प्रेम नहीं होता है। सिर्फ तिरंगे से अगर आप प्रेम करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, वो देश प्रेम नहीं होता है। देश की जनता से आपका प्रेम होना चाहिए। तो अगर सच में आप इस देश से प्रेम करते हैं तो मैं उन लोगों से, जो लोग इस देश में संसाधनों का लाभ लेकर परिपूर्ण हो चुके हैं, धनाढ्य की स्थिति में आ चुके हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको देखें। और ये मेरा नहीं, देश के महान संत विवेकानंद का कथन था कि आप उनको देखें जो लोग आपके ही इर्द गिर्द रहते हैं और अभाव में अपने जीवन को यापन करते हैं। तो नियमतः अगर लोग आएं, अपने दिल को बड़ा करके आएं और ये देश मेरा, ये देशभक्ति की भावना सच में दिल में है, तो लोगों से प्रेम हो। तो आप क्या प्लान है आपका विधानसभा के लिए? देखिए, विधानसभा के लिए प्लान है कि हम लोग सरकार कितने सीटों से लड़ेंगे आप? 50 से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसकी फंडिंग कहाँ से होगी? उसकी फंडिंग जनता ही करेगी, क्राउड फंडिंग करेगी। वो तो जयराम महतो के नाम पे आएगी? नहीं, जो बाकी हमारे प्रत्याशी उनके नाम पे, तो उनके नाम पर ठीक है, नो डाउट, लेकिन उनके अकाउंट में भी और उनके चुनाव कैंपेन में भी खर्च हुआ।
नहीं ठीक है, लेकिन एक अकेला जयराम महतो कितने खर्चे कर देगा? देखिए, मुझे उम्मीद है ना कि आज जिस प्रकार से झारखंड में उबाल आया है, हर एक क्षेत्र के लोग अपने एक साफ-सुथरे प्रत्याशी के प्रति उसके पीछे खर्च करने के लिए तैयार हैं। बस वो अपनी निष्ठा पर बनाए रखे और अडिग रहे, हुँ। वो विचलित ना हो। तो ये परिस्थितियाँ, इस माहौल को हमने बदला है और ये माहौल से हमें लगता है देश भी एक संदेश ले सकता है। हम लोग का खर्च केवल वो बैनर, पोस्टर और प्रचार गाड़ी और सभाओं में हुआ है। उसके अलावा जो प्रचलन था मांस मदिरा का, इस प्रचलन को हम लोगों आपने ने खत्म कर दिया है, एकदम खत्म कर दिया है। चीज़ बहुत सारे खत्म कर होटलों दी। में हम लोग जब खाना खाने गए हैं, तो लोग वहाँ रिपोर्ट बता रहे हैं हुँ। कि दुकानदार लोग बोल रहा था, यार ये कैसा चुनाव हुआ? इससे पहले माने गहमा-गहमी होता था मेरे होटल में। लोग बोलते थे कि 20 लोगों का खाना ऑर्डर होता था। लेकिन ये टाइगर जब से आया है यार, ये एक सिस्टम को ही बदल के रख दिया है। वो चुनाव जीते या हारे क्या वो पता नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन इस सिस्टम को बदल दिया है। आज लोग मांस मदिरा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने अपने आप को टाइगर बोला, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि देखिए, अगर बचपन में जब कोई बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है तो कोई मोटकू, कोई पतरकू, कोई लम्बकू, 9वीं 10वीं क्लास से ये नाम है। जब क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल में पेनल्टी को सेव करते थे, तो बहुत उड़ के मतलब पेनल्टी को सेव करते थे और कैच को बहुत हवा में लहराते हुए शर्ट फट जाता था। कभी यहाँ भी 1-2 चोटें अभी है। तो ये तो खेलते-खेलते हाँ, नाम आ गया। खेल के मैदान से ही हमारी चपलता के कारण और हमारे उछल-कूद के कारण ये नाम टाइगर पड़ा। अभी आप इतने यंग हैं और इस कम उम्र में आपने अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया। तो क्या इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और किसी चीज़ से प्यार नहीं है आपको? देखिए, स्वाभाविक है, यूथ हैं, प्रेम होने की संभावना बनती है। नहीं, ये लेकिन बन रही है या बनेगी? देखिए, लेकिन एक हमेशा एक चित्र सामने आता है, झारखंड के लोग, झारखंड की समस्याएँ। तो कुल मिलाकर अभी प्रेम कहा जाए तो इसे रात्रि से है, रात में ही चिंतन-मंथन करते हैं और अपने थॉट्स को क्रिएट करते हैं। और एक मैं सिचुएशन आपको दे रहा हूँ जयराम जी। पा 6 महीने बाद चुनाव है आपका और अगर मैं आपको बहुत गुड लक विश करूँगा, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है फिर से, तो उसके बाद जयराम जी का क्या प्लान रहेगा? क्या आगे आप की फिर मार्केट में या फिर लोगों के बीच में आप घूमेंगे या फिर आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सदन के भीतर बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको मुद्दों को अपनी आवाज़ सड़क में बैठ के समाधान करने के लिए आंदोलन करेंगे। आप आंदोलन करते रहेंगे? आंदोलन करेंगे। मतलब आप जनता को छोड़ेंगे नहीं? नहीं, जनता के बीच से हम कहाँ जाएँगे? ये प्रेम झारखंड के इतिहास में किसी को नहीं मिला है। आज कई ऐसी बूढ़ी माताएँ हैं जो भोजन ग्रहण नहीं कर रही थीं, 2 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं की थी। क्यों, कैसे हार गया वो लड़का? इतनी छोटी-छोटी बच्ची लोग, 5 साल, 6 साल उम्र हो रहा है। सबने वोट किया, जो जितने लोग अच्छे हैं, मतलब बच्चों तो नहीं डेफिनेटली, नहीं, माने बच्चों से भी भावना था मेरा, सेंटिमेंट्स था उनका आपके सेंटिमेंट साथ। था। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। हम किसी गाँव में जा रहे थे, देख रहे मेरा यहाँ झंडा कैसे आया? बोला गाँव वाले लोग चंदा किया है। अच्छा, झंडा का भी। अभी भी अगर हम अपने लोकसभा का भ्रमण करें तो कहीं 1 क्विंटल चावल है, कहीं 50 किलो चावल है, कहीं प्याज 1 झोला है, कहीं आलू 2 बोरा है। पूरे लोकसभा में अगर उनका अगर हम बेचने जाएँ मार्केट में और निकालें तो हमको लगता है 10 लाख रुपए केवल उसको बेच के आएगा। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको जिस हद से उन्होंने जितना प्यार दिया है, आपका पूरे चुनाव में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपके आँखों में आँसू आ गया हो किसी एक इंसिडेंट को देख के कि मैं कहाँ से आ रहा था और आज लोगों ने मुझे अपना बेटा माना? तो बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं। अब बताइए, एक 95 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति हैं। उनका गाँव एकदम कोलियरी के बीच पड़ता है, चारों तरफ कोयला की खदानें। हुँ, उनका ज़मीन भी सीसीएल अधिग्रहण किया है, लेकिन ना ढंग का मुआवज़ा, ना परिवार में नियोजन। जी। तो उस बूढ़े लगभग 95 वर्ष की अवस्था बेड में है। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि जिए और 10 साल बुजुर्ग व्यक्ति की आयु बढ़े। आपको उसका मंत्री बनते हुए देख सकें। देखिए, अच्छी बात है। तो उनका डिमांड था कि या तो मुझे उस लड़के के पास ले जाओ या उस लड़के को मेरे पास ले जाओ। मरने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी में कोई शेर आया है जो सीना ठोक के इनके खिलाफ बात करता है। क्या बात है। हम गए, उससे मिले और जिस दिन मिले, मैं एकदम साफ-साफ कह रहा हूँ, उनका जो दाढ़ी, लंबा-लंबा दाढ़ी, तो उसमें उनका वोमिटिंग फँसा हुआ था। अति वृद्ध व्यक्ति, उस दिन भी बीमारी की अवस्था में और वोमिटिंग हुआ है। वो बेड में है, उठ नहीं पा रहे हैं। और बोले, हाँ, आपको पहचान ली, जयराम महतो हैं। वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, नाती लोग को नहीं दिखाता है तो बोलते हैं हमको दिखाओ, दिखाओ। आज ये बदलाव हुआ है कि लगभग ऐसे सैकड़ों वृद्ध मिले जो 90 साल, 95 साल के हैं और घर में झगड़ा करके नया मोबाइल लिया है। वो मोबाइल सिर्फ जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए, बस यहाँ वो क्लिक करता है, लिखता है जयराम महतो का भाषण। तो ये मतलब जब इन चीज़ों को सामने आता है तो बहुत भावुक हो जाते हैं। जब छोटे-छोटे बच्चे अपना 5-10 रुपए चुकरी में लाके देते हैं, बोलते हैं कि भैया ये हम लोग का पॉकेट मनी है।
लेकिन सुने आप हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, रखिए चुनाव में काम आएगा। काफी अच्छा लगता है। उन पैसों को अभी तक रखे हैं, नहीं खर्च किए हैं, वो यादगार के तौर पर रहेंगे। उन चौका पे लिखा है टाइगर जयराम महतो, मैंने जो भी है